Mahavir Prasad Seni. हेलो एंड वेलकम टू द शो दिल की बात खिलाड़ी के साथ। इस शो का नाम दिल की बात खिलाड़ी के साथ सिर्फ इसलिए हमने रखा है कि यहाँ केवल हार्डकोर स्टैटिस्टिक्स ही डिस्कस नहीं होती हैं, डिस्कस होते हैं और सारे पहलू भी, जिंदगी के, स्ट्रगल्स के, संघर्ष के, हर तरफ से, दुनिया से यहाँ पर अलग अलग खिलाड़ी जुड़ते हैं और अपने दिलों की बात बताते हैं। आज हमारे साथ हैं नन अदर देन महावीर सिंह सैनी, जिनको हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महावीर जी हमारे शो पे। धन्यवाद। महावीर जी, कैसा महसूस हो रहा था जब आप उस हॉल में कदम रख रहे थे कि आज आपको द्रोणाचार्य जैसी उपाधि से नवाजा जाएगा? बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि जो इतनी बड़ी मेहनत थी, मेरी 33 साल की तपस्या थी, वो उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मेरी ये तपस्या सफल हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं देश के लिए कुछ किया है। हम सभी जानते हैं कि आपने 100 से ज्यादा एथलीट्स को ट्रेन किया है, चाहे वो एशियन पैरा गेम में खेलने वाले हमारे एथलीट्स रहे हों, चाहे नेशनल चैंपियनशिप्स खेलने वाले एथलीट्स रहे हों, तो आपका क्या मिशन है? मैं 25 साल राजस्थान का चीफ कोच रहा एबल के अंदर, और उसके बाद में मैं 2016 में डिसेबल में आ गया। और डिसेबल में जब आने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ कि मैं इसमें क्या है, डिसेबल होता है वो लोग जो दिमाग होते हैं उनसे लोग ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखते हैं। और मैंने ये मानिए कि राजस्थान में जब मैंने 2016 में पहला टूर्नामेंट कराया तो उसमें करीब 70 प्लेयर आए थे, और आज ये कंडीशन है, ये है कि उसी खेल के अंदर 1000 प्लेयर आ रहे हैं, और जितने भी दिव्यांग है उनको बार बार प्रचार प्रसार करने से जितना हमारा मास पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है। और ये 2020 के अंदर बहुत से करीब 400-500 खिलाड़ियों को नौकरियां भी मिली है। तो अगर ये इनको नौकरियां मिलती है तो इनके घर वाले भी इनसे इज्जत करने लग जाते हैं। कई बार ऐसे लगता है, यार हमारी ये बच्चा दिव्यांग पैदा हो गया, हमारी तो किस्मत बहुत खराब थी, और वो अपने आप को कोसते रहते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि दिव्यांग 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 नहीं रहा, ये आज इनको पैसा भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है। कुछ लोग तो घर का सहारा हो गए, जो पहले बेसहारा थे, अब वो घर वालों का पेट पालने लग गए। तो ये बहुत अच्छी है, हमें मेरे को बहुत फील अच्छा होता है, तो मैं तब इसमें ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा हूँ। सर, ये बहुत ही एनकरेजमेंट की बात है। दिव्यांग जो है वो एबल बॉडीड से कहीं ज्यादा पैशनेट होते हैं। तो मैं आपसे, मेरा दूसरा सवाल यही होने वाला था कि आप क्या एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क महसूस करते हैं एबल बॉडी में और दिव्यांग बॉडी में? मैडम, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एबल बॉडी में, एक्चुअल एबल में जो खिलाड़ी होता है वो सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करता है, और डिसेबल का जो खिलाड़ी है वो पहले अपने शरीर को तैयार करता है, शरीर से लड़ता है और उसको मेंटली प्रिपेयर करता है, और उसको उसी इवेंट के लिए तैयार करता है, और उसके बाद वो कंपटीशन लड़ता है। तो वो दोहरे मापदंड में जीता है। उसके दो पहलू है, क्योंकि जब पहले शरीर से लड़ेगा फिर कंपटीशन लड़ेगा, और एबल का खिलाड़ी सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करता है। बिल्कुल सही बात। तो सर, इसमें कोच का भी तो संघर्ष उतना ही दुगना तिगुना हो जाता होगा जितना कि खिलाड़ी का खुद? कोच बहुत बड़ी, मतलब मैं ये मानता हूँ, अगर हो सकता है कि अर्जुन नहीं होता तो द्रोणाचार्य नहीं होता, अगर द्रोणाचार्य नहीं होता अर्जुन नहीं होता। तो ये मानिए अगर कोच असली कोचिंग कर रहा है तो उसको खिलाड़ी का 24 घंटे की एक्टिविटीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कब वो उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, क्या एनवायरमेंट में जी रहा है, हमें उसके घर तक जाके उसको देखना पड़ता है। कहीं हमने ट्रेनिंग करा के उसको घर छोड़ दिया और घर जाके उसकी न खाने के लिए न रहने के लिए, तो ये चीजें हम पहले उसकी व्यवस्था देखते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग कराते हैं। सर, आपके दो बहुत ही चहेते स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही कमाया उन्होंने देश में और बाहर भी। एक है सुंदर सिंह गुर्जर और दूसरे हैं राकेश खैरा।
आप कैसे इनसे टकरा गए, कैसे आपने इनकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया, क्या मौका था वो जब आप इनसे पहली बार मिले थे, और क्या सोच के आप आगे बढ़े इनकी लाइफ को लेकर कि मैं इनको कुछ बना के ही मानूंगा? सुंदर सिंह गुर्जर 2009 में मैं हॉस्टल चलाता था जब आया था मेरे पास, और ये एबल में था। एबल में नेशनल मेडलिस्ट है, और इसका 2015 में एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद ये डिसेबल में आ गया। इसी के साथ 2016 में मैं भी डिसेबल में आ गया, पैरा में आ गया। और इसके साथ मैंने ये शुरू से ये कहा कि तुझे कुछ न कुछ बना के रहूंगा। ये मेरी शुरू से सोच थी इसकी। दूसरा, ये जो राकेश है, ये पहले जेवलिन करता था। मैंने कहा आप जेवलिन में सक्सेस नहीं हो सकते, तो इसको फिर मैंने जेवलिन छुड़ा के रनिंग करवाई, और उस रनिंग में इसने एशिया में मेडल लिया। इस बात में मैं एक पॉइंट आ रहा है मेरे दिमाग में कि ये आपने कैसे सोचा कि वो जेवलिन में सक्सेस नहीं कर सकता? क्या ऐसी टेक्निकलिटी थी उनके गेम में जो आपने उनको एक रनर बनाने की सोच ली? मैडम, एक चीज मैं बताता हूँ कि हर खिलाड़ी में कोई न कोई टैलेंट होता है। हम गलतियां क्या करते हैं कि कोई खिलाड़ी जैसे जेवलिन का अच्छा बन सकता है, लेकिन उसको शॉर्ट पुट पकड़ा देते हैं। हमारे इवेंट में खेल की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट आर्ट्स में अच्छा है लेकिन उसको साइंस अपने ज्वाइन कराते हैं, तो वो क्या है, उसमें ज्यादा सक्सेस नहीं होता, जबकि आर्ट्स में ज्यादा सक्सेस हो सकता था। इसी तरह सुंदर सिंह गुर्जर पहले शॉर्ट पुट करता था। जब मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा, यार तू शॉर्ट पुट में सक्सेस नहीं होगा, तू जेवलिन कर। इसी तरह राकेश का था, मैंने बोला तू जेवलिन में सक्सेस नहीं होगा, तू रनिंग में सक्सेस हो सकता है। तो हम बहुत से खिलाड़ियों को पहले बात करते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको इवेंट डिसाइड करते हैं, और उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग कराते हैं, और तभी वो जाके आगे सक्सेस होते हैं। एक वक्त ऐसा भी था सुंदर सिंह की लाइफ में, उनके जीवन में, कि जब वो सुसाइड करने तक की ठान चुके थे, वो खुदकुशी करने जा रहे थे। मैंने ऐसा सुना था। उस वक्त आपका क्या रोल था उनकी लाइफ में? क्योंकि आपने, जितना मुझे पता है, कि 24 घंटे आप उनके साथ रहे, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा, उनका मार्गदर्शन किया, और आने वाले कुछ समय में वो अपने आप में एक धुरंधर खिलाड़ी बन के नजर आए। वो एक जो दौर था, हम चाहेंगे हमारे ऑडियंस को। मैडम, मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहता, बस इतनी बात में बात खत्म करता हूँ। मैं वो दिन याद करते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर सर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि और भी कुछ ऐसे होंगे, भगवान ना करे, पर कहीं ना कहीं दुनिया में, इस कोने में कुछ ऐसे खिलाड़ी अभी भी होंगे जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे होंगे। तो हो सकता है कि आपकी बात उनके दिल पर असर करे और वो अपना निर्णय बदल के काम में लग जाए। नहीं, ये क्या होता है कि आप अगर खिलाड़ी हारता है तो वो खिलाड़ी नहीं, कोच हारता है। और मैंने इसको करीब 2-3 साल लगे उठाने के अंदर, वापस लाने के लिए। मैंने इसकी हर चीज का, हर ख्वाहिश का, और मैं इसका हर टाइम ध्यान रखता था। अगर कभी इसको गुस्सा भी आता था तो मैं फील नहीं करता था, और मैं मतलब कोई भी इसकी डिमांड थी, मैंने कभी उसको नकारा नहीं। मतलब बहुत सी बातें ऐसी है, मैं छोट में बता रहा हूँ कि वो दिन याद करता हूँ तो मेरे बहुत ऐसे लगता है, यार मतलब रोंगटे से खड़े होते हैं, और मैं याद करना भी नहीं चाहता। वो पल तो बहुत खतरनाक था जो रियो में हुआ था मेरे साथ 2016 के अंदर। वो तो आज याद भी नहीं कर रहा मैं। जी, आपने जो ये बात बोली है, मुझे उससे सत्यपाल सिंह जी की एक बात याद आई। वो भी एक कोच हैं। उन्होंने अंकुर धामा की जो जिंदगी है, और उसमें वो कैसे बीच बीच में डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे, और कैसे सत्यपाल जी उनको मेहनत करके वापस उस ट्रैक पे फिर से लाते थे। तो आपकी कहानी उनकी कहानी बहुत मैच कर रही है। उस वक्त भी मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हुए थे कि कैसे जिसको कुछ नहीं दिखाई देता, वो जब अवार्ड लेने भी जाता है और वहां की चकाचौंध को महसूस नहीं कर पा रहा है, तो उसको कैसा लगता होगा जब अगल बगल वाले कह रहे होंगे उससे कि वाह क्या रोशनी आई है, वाह क्या पटाखा बजाया है, क्या शानो शौकत। तो कितना बड़ा अपने आप में एक स्ट्रगल है। महावीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको गुरु वशिष्ठ अवार्ड भी मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। तो ये सब गुरु जो हमारे पुराणों में, हमारे एंशिएंट जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उन सब में इन गुरुओं का एक नाम दिया गया है, उसकी एक इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो आपके हिसाब से कुछ की सोच कैसी होनी चाहिए? गुरु, अगर गुरु है तो गुरु जैसा, मतलब बहुत बड़ा, गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गुरु अगर खिलाड़ी
बिगड़ता है तो एक घर बिगड़ता है। अगर कोच कोई गलत काम करता है तो पूरा समाज उसका इफेक्टिव होता है। जुम्बारी बहुत बढ़ती है गुरु की। गुरु नाम जब आता है ना तो उसके साथ बहुत जुम्बारियां बढ़ती है। जी। और शिष्य शिष्य की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? आप तो एक कोच हैं, आप तो भला ही चाह रहे हैं अपने हर स्टूडेंट का। आप तो चाहते हैं कि आपका हर एक खिलाड़ी जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो राकेश हो, चाहे वो कोई और हो, वो सभी ओलंपियन बने, आगे से आगे नाम कमाए देश के लिए। तो शिष्य की क्या जिम्मेदारी होती है? शिष्य एक उम्र होती है, उसको संभाला जाता है। वो इनोसेंट होता है, उसको पता नहीं होता। कुछ खिलाड़ी तो समझदार होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनोसेंट होते हैं। तो इनको बच्चे की तरह पालना पड़ता है, बच्चे की तरह इसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है इसको। तो ये अब शिष्य की, मैं तो गुरु की जिम्मेदारी बता सकता हूँ। अब शिष्य तो अपनी जिम्मेदारी बताएगा, वो मेरे को पता नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल पते की कही है। मैं सुंदर सिंह को फोन लगा के पूछने वाली हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियां क्या समझते हैं। बिल्कुल उनसे बात करनी पड़ेगी मुझे इस इंटरव्यू के बाद। दूसरा एक चीज जानना चाहूंगी मैं कि सुंदर और राकेश दोनों ही आपके हैं, तो क्या आप ये बताना चाहेंगे ऑन अ लाइटर नोट कि दोनों में जिद्दी कौन है ज्यादा? नहीं, जिद्दी कोई नहीं है, डेडिकेटेड है दोनों। और मैं आपको बता दूं, मैंने कोई 28 के करीब इंटरनेशनल निकाले हैं, और इसमें एबल में भी है, कुछ खिलाड़ी एबल के भी हैं, कुछ जैसे मैं डिसेबल। चाहूंगी कि आप नाम बताएं। जैसे कतनार चौधरी है, ओमवीर सिंह है, और ये एक ओलंपियन भी है। तो ये सुमन है, शताब्दी अवस्थी है, और देवेंद्र है। इस तरह से 27-28 नाम है। हाँ, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अब जैसे मुझे ये लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, घटी नहीं है। देश के प्रति देश ने मेरे को इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो मैं भी कोई कर्ज तो चुका सकूं इसका। बाकी रही सुंदर और राकेश और उनके जैसे कई खिलाड़ियों की बात, जिनको आप आज शिक्षा दे रहे हैं, आगे बढ़ने की ट्रेन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो मेडल्स लेकर आए। क्या इस पर एक काउंटर क्वेश्चन समझ लीजिए, क्या खिलाड़ी का एम केवल मेडल लाना होना चाहिए, या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, या फिर लोग क्या कह रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होना चाहिए? क्योंकि मुझे जो फील होता है कि एक खिलाड़ी कहीं ना कहीं तीन बातों में फंसता है, जिससे उस पर एक सोशल प्रेशर भी बनता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्रेशर बनता है। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, और परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है तो मेडल इफेक्ट होता है। तो इस पर थोड़ा सा एक रोशनी डालिए। खिलाड़ी की जब नेशनल जाता है, या नेशनल से जब ओलंपिक जाता है, या एशिया जाता है, जब इंटरनेशनल मीट में जाता है, तो हमारे समाज बहुत ज्यादा उससे उम्मीद करने लग जाता है। और उसमें अगर वो इंटरनेशनल एशिया में जाता है तो पूरा देश उस पर उम्मीद लगाता है कि हमारा खिलाड़ी मेडल लेके आए। और उसमें वो कई बार खिलाड़ी प्रेशर से निकल जाता है, कई बार प्रेशर आने के बाद में हार भी जाता है। मैंने ऐसे खिलाड़ी देखे हैं कि उनको समाज का भी प्रेशर होता है, परिवार का भी होता है, दोस्तों का भी होता है। और जब इंटरनेशनल एशिया ओलंपिक जाता है तो पूरे देश का प्रेशर होता है कि अगर मैं हार गया तो देश क्या सोचेगा। तो इसमें भी ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, प्रेशर आता है, लेकिन उस प्रेशर से निकालने के लिए हमें कई उनको मोटिवेशन करना पड़ता है, कुछ अदर साइड से सहारा भी लेना पड़ता है, ताकि वो उसके दिमाग में प्रेशर नहीं आए। जो रेडियंट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, उन्होंने अभी हाल में एक अवार्ड सेरेमनी करवाई थी, एक पुरस्कार समारोह करवाया था, जिसका नाम था रेडियंट डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। उसमें जितने दिव्यांग खेल हैं उन सबके ही खिलाड़ियों को सम्मानित करा गया था, बेस्ट मेल एथलीट, बेस्ट फीमेल एथलीट, अलग अलग कैटेगरीज में। तो ये पहला ऐसा अवार्ड समारोह था जिसमें जितने भी खेल हैं दिव्यांग के, और जितने भी दिव्यांग खिलाड़ियों की फेडरेशन हैं उनको एक्नॉलेज किया गया था। तो ऐसा जो मिशन है, इसके बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं, अगर ऐसा चलता रहे और ऐसा होता रहे भारत में? मैं तो ये करूँ, अगर समाज में कोई अच्छा काम करता है, उसका सम्मान होता है, तो आने वाले बच्चे भी उनमें मोटिवेशन होता है। और ये बहुत बढ़िया काम है, जो काम करे उसको सम्मान मिले, तो वो भी मोटिवेशन होगा, उसमें भी एनर्जी आएगी, और जो देख रहा है उसमें भी एनर्जी आएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल सर, आजकल आज की डेट में जो देश हमारा
खेलों को इतना प्रमोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पुरानी कहावत एकदम झूठी साबित हो रही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मुझे तो लगता है दोनों ही केसेस अब वैलिड है एकदम, दोनों ही करोगे तो बनोगे नवाब। जो मेडल्स हमें जिन मेडल्स को देखने को नहीं मिलता था कभी, एकदम लोअर लिस्ट में नंबर आता था इंडियंस का, वहां इंडियंस जो है स्वर्ण पदक ले लेके आ रहे हैं। तो ये आप जैसे गुरुओं को एक डेडिकेशन है उनकी तरफ से, एक रिस्पेक्ट है उनकी तरफ से। नहीं, अभी जो मोदी जी ने खेल के लिए इतना किया है कि पहले हुआ नहीं है इतना। अभी सरकार भी बहुत अच्छा कर रही है, प्राइज बढ़ा दिए, मोटिवेशन बढ़ा दिए, कैंप बढ़ा दिए, एक अच्छे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करके उनको पूरा खर्चा मिल रहा है। विदेशों में कैंप का भी व्यवस्था कर रखी है। और आप देखिए, पहले एक एक मेडल के तरसते थे, आज सैकड़ों में आ रहे हैं। तो ये सरकार की मोटिवेशन तो है ही। तो ये आगे आप देखिए, आगे और मेडलों की टैली बढ़े। जी बिल्कुल, इसी बात पर हम इस इंटरव्यू को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच महावीर जी, आपने हमें समय दिया और अपने अपने इतने इम्पोर्टेंट व्यूज हमसे शेयर करे। थैंक यू। ये का नाम दिल की बात खिलाड़ी के साथ हमने इसलिए रखा है कि जो आपके दिल की बात हो वो खुलकर आप हमसे करें, ताकि इस शो को देखकर और भी जो जनरेशन है और भी जो ऑडियंस है जिनमें लोग खेल को अपनाने से अभी भी डर रहे हैं, ऐसे अभी भी कुछ परिवार हैं जो अपने बच्चों को खेल में नहीं डालते और पढ़ाई पढ़ाई करो इसमें घुसा के रखते हैं। तो उस सोच से अब हमें परे होना है, क्योंकि अब हमें कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे खड़े होना है। तो थैंक यू सो मच महावीर जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। धन्यवाद, धन्यवाद।